सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से रीट परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के तमाम तरह के सवाल थे। लगातार आपके मैसेज के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार आपके यही सवाल आ रहे हैं कि सर अब रीट पात्रता परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी बिजी थे, काफ़ी अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा दी है। रीट पात्रता परीक्षा उसके बाद अभी जैसे रीट का भी कोई जल्दी वैकेंसी नहीं है, तो उसके बाद से कोई अभ्यर्थी चाहे ग्रेड सेकंड की, क्योंकि कोई जब भी कोई न्यूज़ आती है तो अभ्यर्थी जरूर भ्रमित होता है। जैसे रीट की न्यूज़ आई कि सर अभी ये परीक्षा होगी तो चलो अपने रीट की तरफ चले जाते हैं, और जो लंबे समय से काफ़ी ग्रेड सेकंड की ही तैयारी कर रहे हैं, उनका लक्ष्य ग्रेड सेकंड है, तो उन अभ्यर्थियों के मन में एक बार जरूर दुविधा होती है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में आपका शायद 1-1.5 महीने का समय व्यतीत हुआ है। आपको लग रहा है कि मेरा समय खराब हुआ है। अब आप जैसे भी समझे खराब हुआ है या आपने उस परीक्षा को पात्रता उत्तीर्ण की है, तो आपके लिए एक नया ऑप्शन खुला है, एक नया अवसर आपको मिला है कि आप पात्रता क्लियर करने के बाद वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने योग्य हों। तो उसके बाद अभी हमारे पास ठीक 6 महीने का समय वरिष्ठ अध्यापक के लिए बचा हुआ है। जो अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी भी कुछ व्यक्तियों के मन में विचार है कि हम क्या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं, उन सबके लिए एक आखिरी अच्छा वीडियो है। इस विषय में हम काफ़ी विषयों पर बात करेंगे आज। आपने जैसा थंबनेल में देख लिया है कि आरपीएससी टॉपर के मार्गदर्शन में अंतिम जो 6 माह है उसमें वरिष्ठ अध्यापक विषय का क्या मास्टर प्लान हो सकता है, क्या वो विशेष बातें हैं, क्या आपके वो सवाल हैं, उन सब पर हम आज के आधे घंटे के सेशन के अंतर्गत बातें करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब आप लोगों को यह तय करना बहुत जरूरी है कि हमें वास्तव में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है या नहीं। ये सवाल आपके जहन में मुख्य रूप से होना चाहिए, आपको सोच लेना चाहिए। अब से पहले भी सोच लेना चाहिए था, अभी भी आप यदि इस बात को क्लियर कर लें कि हमें वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है, और जो व्यक्ति लगातार कर रहे हैं उनके लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लगे हुए हैं। तो इस जब हम तैयारी करते हैं उसके दौरान काफ़ी सवाल आपकी तरफ से रहते हैं, उन सवालों के माध्यम से इस पूरे वीडियो को मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके जो सभी सवाल के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए। जो आपके सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर मुख्य रूप से क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, टीचिंग मेथड की तैयारी कर रहे हैं, बशर्ते आपने कोचिंग कर रखी है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नीट वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पिछले ग्रेड सेकंड में तैयारी की थी, कुछ ऐसे नए अभ्यर्थी भी हैं जो अभी तैयारी में हैं, लगे हुए हैं और अपनी जो तैयारी है कोचिंग के माध्यम से या खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रहे हैं। तो उन सब के लिए कॉमन है कि आप सबसे पहले हमें आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं। आधे से ज़्यादा हमारा जो समय है ऐसे खराब हो जाता है कि हम वास्तव में इस परीक्षा को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप ग्रेड सेकंड का वरिष्ठ अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इसमें नो डाउट। लेकिन मेहनत हम सही दिशा में करें और कम समय में हमारा जो सिलेक्शन है वो हो, और हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हम कम समय के अंदर किस प्रकार से इसको मैनेज करें, किस प्रकार से हम सिलेबस को मैनेज करें। और हमें देखो, सारा सिलेबस देखो, ये हम सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पूरा सिलेबस कवर करना एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हम जो पढ़ने का तरीका है वो अब तक समझ नहीं पाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, चाहे टॉपर रहा हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, सबके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप उसको यदि सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप आराम से अच्छे तरीके से सिलेबस को पूर्ण कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो समस्या है, अब जो डाउट मैं बात करूँ टॉपिक से, कि डाउट की समस्या देखो क्यों आ रही है, कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जैसे नए जो अभ्यर्थी हैं या पुराने भी हैं, सबसे पहला सवाल उनके अभी तक जहन में ये चल रहा है कि हमें इसके लिए करना क्या चाहिए। इस विषय में मैं आपके एक एक सवाल को लूंगा। कि कोचिंग की मैं बात करूं, जो अभ्यर्थी पुराने हैं, नए हैं, एक बार जिस अभ्यर्थी ने ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग कर रखी है
उसको बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, वो आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी। आपने यदि कोचिंग के माध्यम से, कई बार ये सवाल आते हैं कि सर मैंने तो ऑनलाइन कर रखी है, मैं ऑफलाइन जाऊं। देखो जरूरत नहीं है, आपने सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन का। क्यों मैं इसकी तरफ हूं? क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम इतना जो बड़ा सिलेबस उसको बहुत कम समय में कर पाते हैं। यदि आप ऑफलाइन कहीं भी जाएंगे, जयपुर जाओ, सीकर जाओ, कहीं भी, सूरतगढ़, कहीं भी आप यदि कोचिंग करते हैं, तो उस विषय में हमारा जो समय है वो काफ़ी चला जाता है, इसमें आप मान के चले, और फिर भी हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। उसकी तुलना में आप ऑनलाइन कोचिंग करें, वो समय आपका बचता है, आने जाने का समय बचता है। कम से कम आपके जो लाखों का खर्चा, आप एक बड़े शहर में कोचिंग करने जाते हैं, रहते हैं, तो आप मान के चलिएगा आप 1.5-2 लाख रुपए आप कोचिंग सहित अपना जो रहना सहना है उसमें आप मान के चलें 1-1.5 लाख रुपए आप व्यर्थ कर देते हैं, चले जाते हैं। जबकि आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको 4,000 से लेकर 8,000 के मध्य अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाते हैं। उसके माध्यम से आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लो आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, आपने उसको रिकॉर्डेड बैच आपके पास है, आपने उसको दोबारा ऑन कर लिया, उस वीडियो को, उस टॉपिक को आपने दोबारा देख लिया। ये मौका आपको केवल ऑनलाइन में मिलता है। दूसरा, धन का खर्च इसमें बिल्कुल कम है, टाइम बहुत कम है, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने अधिकतम आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। कुछ अभ्यर्थी, कुछ महिलाएं जो घरेलू घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनके लिए भी समस्या नहीं है टाइम की। आपको शाम को टाइम मिला, आपने शाम को देख लिया, दिन में मिला, आपने दिन को देख लिया, पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आप इस विषय में बिल्कुल निष्क्रिय बिल्कुल आप छोड़ दें इस बात को, इस द्वंद्व को दूर हो जाएं कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस विषय में आपको कह रहा हूँ कि यदि आपने एक बार भी कर रखी है तो निश्चित रूप से आपको बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस आधार पर आप खुद सेल्फ स्टडी, जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे, अच्छे से कवर उसको नहीं कर पाएंगे सिलेबस को, तो देखो आप कितनी भी बार कोचिंग कर लो, नोट्स बना लो, कहीं भी चले जाओ, देखो सिलेक्शन नहीं होता। तो इस विषय में आपके डाउट शायद क्लियर होंगे कि आप एक बार कोचिंग कर लीजिए ऑनलाइन, किसी का भी आप ले लिया आपने, किसी भी कोचिंग संस्थान का, उसके बाद आप उसके रेगुलर अच्छे से उसके जो नोट्स बना लें, उसके साथ साथ उसको रेगुलर अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आप उसका चीज को कवर कर पाएंगे, जब तक टॉपिक वाइज आप उसको अच्छे से दोहराते जाए। दूसरा जो पॉइंट मैं ले रहा हूं उसमें है कि नोट्स, देखो सबसे बड़ी इसमें यह भी समस्या रहती है कि काफी अभ्यर्थियों के दिन में ऐसे कॉल आते हैं कि सर हम नोट्स कैसे तैयार करें, सर आपके नोट्स दे दो, आपने जो पढ़े थे, आप उस कोचिंग के मैं नोट्स पढ़ लूँ, या उस व्यक्ति के मैंने नोट्स ले रखे हैं। देखो ये एक शब्द, छोटा शब्द है, दिखने में बिल्कुल नोट्स, आपने किसी की कॉपी ली और उसे उतार लेते, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि नोट्स यदि 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, या कोई एक किताब हो, तो हम मान लेते हैं कि उसके नोट्स आपने ले लिए, कर लिए। लेकिन जब आप फिजिक्स पूरा, केमिस्ट्री पूरा, टीचिंग मेथड पूरा, बायो पूरी, तो इसमें नोट शब्द काफी व्यापक शब्द है। इसके अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं केवल कोई 2-4 पेज ली और मैंने पढ़ लिया, रट लिया और मैं लग गया। उसकी तुलना में आप, जैसे मैं आगे बुक लिस्ट की बात करूंगा, आप खुद नोट तैयार करें तो ज्यादा बेटर रहता है। टाइम लग सकता है, या आपने ऐसा हो सकता है कि आपने जहां से कोचिंग कर रखी उनके आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हो, या उनको पीडीएफ आपको मिल रही हो, तो आप उन पीडीएफ को देख के, क्योंकि वो क्लासें आपने लगाई हैं, उन कक्षाओं को आपने देखा है, तो वो नोट्स आपको जल्दी समझ आएंगे। मेरे बनाए हुए नोट्स आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, उनको पढ़ा नहीं, तो आप कैसे समझ पाएंगे? उतना आसान नहीं है समझने के लिए। तो आप उसकी तुलना में खुद कोशिश करें कि आप खुद के नोट्स हो, नोट्स नहीं तो आप बुक, डायरेक्ट बुक पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप दूसरे के नोट्स पढ़ने की तुलना में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी की, उनसे आप ज़्यादा बेटर पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है। यदि आपने खुद ने बना रखे हैं कोचिंग से, जैसे आपने कोचिंग ली है, उस समय यदि आप ऑफलाइन ऑनलाइन खुद ने तैयार कर रखे हैं, तो सबसे बेटर चीज़ वही है कि आप उन नोट्सों, क्योंकि आपने खुद ने बनाई, हर चीज़ आपको पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती है। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने से, दूसरे के नोट से, देखो साइंस के अंदर मैं मुख्य रूप से कह रहा हूँ कि सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं है। देखो मैं तो सीधा और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको ये कह दूं कि आप उसके नोट्स पढ़ लो, उससे पढ़ लो, हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि खुद आप नोट्स तैयार करें, नहीं हो रहे हैं तो आप उनके जो, जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी उनका आप पीडीएफ निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें, उस पर जो चीज़ आपको अलग लग रही है उसको आप देख सकते हैं। अब जैसे आप नोट्स पढ़ते हैं, अब आपके जैसे नोट्स हैं, मैं बात करूं जिस व्यक्ति ने नोट्स बना रखे हैं, कोचिंग कर रखी है, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास नोट्स हैं, सर नोट्स पर्याप्त है क्या, मेरा नोट्स से सिलेक्शन हो सकता है? देखो कोई भी चीज हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी बुक्स हो, लगभग आप ये मान के चलें वह आपका 70% सिलेबस कवर करती है, लगभग।
अब जो चीजें छूट रही हैं, जैसे आपने अपने नोट से कोई टॉपिक पढ़ा, सेल बायोलॉजी का पढ़ लिया, आपने कोई केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ली, फिजिक्स की आपने कोई फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ लिया, या आपने कोई और टॉपिक पढ़ लिया। अब आप उनको अच्छे से पहले पढ़ लें नोट्स को, उसके बाद उससे संबंधित जो राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की पुस्तक है उसको भी एक बार आप रिवीजन कर ले, सरसरी नज़र से देख लें। उसके बाद जो चीज़ आपको अलग लग रही है आप उसी नोट्स के अंदर नोट कर लें। देखो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका यही है, यदि आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे, एक बार राजस्थान बोर्ड पढ़ेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक बार कोई और बुक पढ़ेंगे, तो आप उस जाल के अंदर इतने जकड़ जाएंगे कि आपको थोड़े दिन बाद पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या याद किया। उसका सबसे द्वंद जो है सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा जो द्वंद इसी स्थिति में है कि आप इस चीज को अलग अलग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा शायद क्लियर नहीं है। जब आप ऑब्जेक्टिव पुस्तक से प्रश्न निकालेंगे ये चीज़ें कहाँ से आ रही, तो आप राजस्थान बोर्ड, कुछ टॉपिक राजस्थान बोर्ड के आगे के सेशन में मैं 2-3 दिन में एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ने, कौन से आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प उसमें होगी। तो आगे वीडियो में जरूर डालूंगा। तो उसमें आप दोनों बुक से आपको जो चीज़ अच्छी लगी, जो चीज़ एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखकर उस नोट्स में नोट कर लीजिए। वो आपका जो नोट 70% था वो आपका धीरे धीरे 90 से 95% तक चला जाएगा। इतना यदि आपका नोट्स है तो निश्चित रूप से हमें किसी भी विषय का, बात करें हम साइंस की बात करें तो यहाँ तो हम 50 से 55% पे जा रहे हैं। इतना सिलेबस हमारा कवर है तो आपको इतना गेन करना है, इसमें से आराम से हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप निश्चित रूप से उस सिलेक्शन के करीब हैं। और आप ये सोचते रहे कि मैं तो नोट्स में पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, मैंने कह दिया एलन की शीट पढ़ लो, किसी ने कह दिया राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ लो, किसी ने कह दिया वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी आप दो चीजें नोट्स के साथ, चाहे राजस्थान बोर्ड ले लो चाहे एनसीईआरटी ले लो, उनका मिक्स करके आप एक ऐसा मटेरियल तैयार करो ताकि आपको बार बार जब आप दोबारा रिवीजन करें, दोबारा तिबारा जब रिवीजन करें तो आपको वो अन्य पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता ना हो, केवल इस चीज से हमारा काम चल जाए। तो ये था इसके ऊपर चर्चा। उसके बाद हम देखें तो हमारे तीसरा जो प्रश्न रहता है आपके सबसे ज्यादा कि सर हम क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या हम राजस्थान बोर्ड पढ़ें। दोनों बुक मैं बताता हूँ, मेरे साथी और भी हैं जिन्होंने आपको बताया है कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ें, ज़्यादा बेटर कौन सी है। तो मैं इसमें देखूं तो देखो दोनों में बड़ा कोई भेद नहीं है, बड़ा अंतर नहीं है। आपने जैसे कोचिंग के साथ नोट्स पढ़ने थे, इन दोनों में से आप जो आपको उचित लगे। यदि आप बायो के रूप में मुख्य रूप से पूछेंगे तो मैं आपको लगभग राजस्थान बोर्ड का कहूँगा, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक हमारे क्या हैं, क्लियर है। यदि आपको लगे कि नहीं मुझे तो इसमें क्या रखनी चाहिए, कई टॉपिक जैसे मैं आपको इसके लिए, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उसका कारण है कि अभी इस चीज़ का क्लियर नहीं है कि कौन से टॉपिक किस में अच्छे हैं। तो उसमें मैं एक वीडियो इनका दोनों का एनालिसिस करूंगा, दोनों का तुलना करूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी दोनों में से एक जो टॉपिक, देखो बहुत से टॉपिक जैसे आप एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको इकोलॉजी वाला पार्ट है वो इतना अच्छे से नहीं दे रखा, आप उसकी तुलना में राजस्थान बोर्ड को देखिए। एम्ब्रियोलॉजी है जिसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं, वो भी आपका इसमें अच्छा दे रखा है, राजस्थान बोर्ड की बुक में थोड़ा ठीक दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी जैसे वो एनसीईआरटी में ठीक ठाक दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। इसी तरह प्लांट फिजियोलॉजी है वो दोनों में ठीक ठाक दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई सी पुस्तक देख सकते हैं नोट्स के साथ, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा चलता है, जैसे एलन की सीट के बारे में हम आपको बताते हैं। अब यदि आप ये चीज पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल जिसको बोले 2017, 18, 19, 20 के जो एनसीईआरटी बेस है, फिर तो आप इसके साथ इसको ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी यहाँ कवर हो रही है, और ये आप इसके साथ ले सकते हैं। और नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको समझने के जहां आपको इन तीनों में से लैंग्वेज अच्छी लगे, इजी लगे, उसको है। लेकिन एनसीईआरटी में क्यों महत्वपूर्ण बताता हूं कि आप कोशिश कर सकते हैं, यदि आपको एनसीईआरटी की भाषा, लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपकी पढ़ी हुई है, तो उसमें आप प्राथमिकता ये रखें कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो पैटर्न है पिछले काफी पेपर में आपने देखा होगा कि लाइन टू लाइन उठाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आती है। आप सीधा केवल मैं कह दूं आपको एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां टुकड़ों में चीजें दे रखी है। अब कहीं जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का जो परसों टेस्ट होने वाला है अपना, उसमें मैं खुद जैसे पेपर बढ़ा रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जो बच्चा डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसमें टेरिडोफाइट के बारे में, कवक के बारे में, सवाल के बारे में कुछ नहीं सीख पाएगा।
लेकिन उसने उसका अच्छे से अध्ययन कर रखा है, अच्छा वर्गीकरण उसको याद है राजस्थान बोर्ड या उसके नोट्स वगैरह से, उसके बाद आप डायरेक्ट वहां से प्रश्न देख सकते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम्पल है या कोई महत्वपूर्ण लक्षण उसका दे रखा है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन केवल आप सीधा एनसीईआरटी का रट्टा लगाएं ऐसा संभव नहीं है, उसमें आपको दिक्कत होगी, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी के लिए हमें पहले या तो राजस्थान बोर्ड पढ़ा होना चाहिए, आपके नोट्स पढ़े होने चाहिए, तो आप उसकी लाइन टू लाइन एक बार देख सकते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट्स में नोट कर लें। पूरी चीज़ पढ़ने की जरूरत का दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने आज कवक के बारे में पढ़ा, क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन कई बार एग्जामिनर सीधा फोकस रखता है कि अपने यहाँ वो ये बचता है कि हमें कल को कोई दिक्कत हो, तो हम कोर्ट वगैरह में कोई प्रश्न जाए तो हमें डाउट ना हो, तो वह भी अपने आप में सुरक्षित रहना चाहता है, तो वो एनसीईआरटी को देखता है। लेकिन आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ने की तुलना में पहले आपके जो नोट्स हैं या कोई एलन की सीट पुरानी आपके पास पड़ी हो, राजस्थान बोर्ड की बुक हो, उसको आप पढ़ लें अच्छे से, उसके साथ उसको एनसीईआरटी को पढ़ लें, उसके एग्जाम्पल वगैरह ध्यान में रख लें, उसको आप वहाँ लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, तो आपका लगभग जो तैयार है मैटर अच्छे से तैयार हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ये है आपकी बुक स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें हम अच्छे से देखते हैं। उसके बाद देखो इसमें साइंस की मैं बात करूं तो यहाँ सिलेक्शन के विषय में थोड़ा सा द्वंद्व हमें ऐसे रहता है कि एक सामान्य अभ्यर्थी, मेरे जैसा अभ्यर्थी जिसने बेचारे ने कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं था, एवरेज तैयारी की और अच्छी मेहनत की, पहले कोई बेसिक उसके ज़्यादा क्लियर थे नहीं, उस दिशा में हर एक विद्यार्थी लगभग मैं मान के चलूँ, सभी की नहीं, सभी का कह रहा हूँ, लगभग 70 से 80% अभ्यर्थी वही हैं जो बिल्कुल एवरेज हैं और बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। उस विषय में उनका थोड़ा सा संघर्ष लंबा होता है, लंबा आपको विश्वास रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, धैर्य बना के रखना पड़ता है, उस दिशा में आपको पढ़ने के लिए काफी समय थोड़ा सा लग जाता है, 1.5 साल का समय हमें लग जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम सारी चीजें 11वीं 12वीं जो हम बीएससी वगैरह की बात करें तो वो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी समस्या हमें आ जाती है, तो उस समय हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय अतिरिक्त चाहिए होता है। उसके लिए आप ये सोचें कि पूरा पढ़ने की तुलना में, मेरा तो ऐसी राय है, आपको निवेदन है आपसे कि आप पहले किसी भी एक विषय को फोकस कर लें, उस विषय को बहुत शानदार और अच्छे से मैनेज कर लें। चाहे आप जैसे केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि केमिस्ट्री जो विषय है ये थोड़ा सा स्कोरिंग है, और ज्यादातर जो एवरेज प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कोई हड़बड़ाहट वाला प्रश्न नहीं होता है, सीधे साधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट पर सूत्र पर प्रश्न होते हैं। यदि इस विषय को आप जकड़ लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो यह विषय आपको ये मान के चलें कि लगभग 30+ प्रश्न आपके सही करवा देता है। थोड़ा सा भी आप धैर्य रख लें, ध्यान रख लें। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या पहले क्या थी कि सर हम पढ़ें क्या, तो इसके लिए हमने आपको केवल खुला चैलेंज दे रखा है कि आपने जहां से भी कोचिंग की है उसकी केवल आप नोट्स पढ़ लें, प्लस एनसीईआरटी ना पढ़ी जा रही है तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि इसकी एनसीईआरटी की कोई एग्जांपल है, कोई लाइन सीधी दे रखी है, कोई थ्योरेटिकल रूप में, उसको आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी जो बुक है केमिस्ट्री की, जैसे केमिस्ट्री की हमारी बुक्स हैं, जैसे बायो की भी है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के ऊपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे और वो भी व्याख्या सहित एनसीईआरटी बेस दे रखे, लगभग 42 पेपर के उसमें प्रश्न है, अच्छी मेहनत की हुई है, ताकि बच्चा कोई भी, आपने जैसे केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को पढ़े, उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आप निकालें। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहीं भी मिले, उसमें टॉपिक वाइज जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, केमिकल बॉन्डिंग के, इक्विलिब्रियम के, आपका सॉल्यूशन के, सारों के, ठोस अवस्था, द्रव, सभी के प्रश्न दे रखे। आप पहले थ्योरी पढ़ें, उसके 20 50 100 जो भी प्रश्न, किसी में 100 हैं, किसी में 150 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 80 हैं, उन प्रश्नों को आप रट दें, याद कर दें, क्योंकि केमिस्ट्री विषय मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा विषय है जिसका मैं मेरा अनुभव बताऊँ, 2014-16 का एग्जाम में मैंने देखा था, उसके बाद मैंने 2018 का दिया, उसमें भी ये अनुभव रहा। उसके बाद लगातार हम अध्ययन भी करवा रहे हैं, 22 वाले में 24 वाला संस्कृत का हुआ, तो उस विषय में हमने देखा है कि यहाँ से प्रश्न रिपीट काफी ज्यादा होते हैं, काफी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आप देखें, आप जैसे थ्योरेटिकल, इसमें बच्चे डर जाते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती, तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा कोई लॉजिक वाला विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और है भी 2-4 यूनिट में, तो वहाँ से कोई मुश्किल से आपके 4 से 5 सवाल मुश्किल से न्यूमेरिकल के आते हैं। उसमें भी कई बार वो थ्योरेटिकल दे देता है न्यूमेरिकल वाली यूनिट में, जैसे इलेक्ट्रो है, इक्वेरिबियम है, पीएच वगैरह के प्रश्न आते हैं, या स्पेक्ट्रो है,
ऐसी यूनिटें हैं जहां से कई बार क्या है कि वो उनमें भी सॉल्यूशन है, जैसे वहां से भी थ्योरेटिकल पर्सन प्रयास करता है, ज्यादातर आ जाते हैं। और 5 में से एक थ्योरेटिकल आगे, तो पीछे क्या बचे 4 न्यूमेरिकल। 4 यदि होते हैं तो ठीक है, कोई फॉर्मूला बेस्ड सीधा प्रश्न है तो कर दो, उसको छोड़ भी दो। बाकी पूरा आपका केमिस्ट्री विषय है वो पूरा थ्योरेटिकल, कुल अच्छे से पूरा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, तो आप उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम 30+ स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके जो नोट्स हैं कोचिंग के, उसके अलावा नोट्स प्लस केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूं, जैसे कुछ नीट के अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इसके लिए केवल एनसीईआरटी प्लस उसमें जैसे ही आपने कोई टॉपिक किया और उस बुक से आपको प्रश्न निकालने, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। इसके अलावा आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने की आवश्यकता नहीं। फिर हम खुद टेस्ट के माध्यम से आपसे हैं, तो हमने देखो इसमें काफी प्रश्न हैं, लगभग 1800-1900 प्रश्न इस बुक में है। बाकी हर टेस्ट के अंदर, जैसे अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी रिवीजन टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी 23 मार्च से हम कर रहे हैं, उसमें हम यही प्रयास करते हैं कि एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों बुक लेके बैठ के, मैं और गुलचंद जी जैसे, उसमें से क्वेश्चन ढूंढते हैं कि कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बना सकते हैं, उन प्रश्नों को हम बनाते हैं और फिर उसका आपको पेपर में देते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो बच्चा इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि एग्जामिनर इससे बाहर कहीं जाएगा, क्यों एग्जामिनर से हम पहले से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन चीज़ों को सारी हम नोट करके उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। अच्छे प्रकार के प्रश्न हर टॉपिक में से, केमिस्ट्री के 45 है, बायो के 45 है, फिजिक्स के 40 है, टीचिंग मेथड के 20 है। बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ एग्जामिनर जाएगा, उससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उतना भी पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में, टेस्ट सीरीज जो 23 मार्च से शुरू हो रही है, पहले भी वो शुरू हो चुकी है, उसको हम रिवीजन रूप में लेके आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो नए हैं जो लाइव दे सके, बाकी वो पहले से चल भी रही है, उसको आप ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल उस सिलेक्शन की दौड़ में है, सिलेक्शन के आसपास है, बिल्कुल भटकेंगे नहीं, हम भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हम वही चीज करवा रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए कारगर है, अच्छी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। अब केमिस्ट्री में आपने 30+ प्रश्न का मैंने आपको बता दिया, निश्चिंत रूप से आपका 100% यहां से हो जाएंगे यदि आप इतनी मेहनत कर लेते हैं। अब आप 30+ यहां पहुंच रहे हैं, उसमें ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे 35-36 प्रश्न आराम से कर लेते हैं। आप ये कर लेते हैं तो निश्चिंत माने आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं, सिलेक्शन आपके करीब है, भ्रमित नहीं हो रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूं 2 नंबर पे, जैसे दूसरा जो विषय है, मुख्य रूप से दूसरा विषय मैं यहां ले रहा हूं बायो। जैसे हम उसमें बात कर रहे थे दूसरे विषय की, बायो। अब बायो में हम देखें तो यहां भी स्थिति वही है, जो अभ्यर्थियों ने कोचिंग कर रखी है तो आप नोट्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुख्य रूप से राजस्थान बोर्ड, इसकी पीडीएफ मैंने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल आप देखेंगे यदि तो, साइंस विद टॉपर रणवीर सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप आराम से जाके देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड मैं करवाता हूँ, जुड़े हैं तो इसमें आपको पूरी पीडीएफ दे रखी है, वहां से आप इसके साथ साथ कुछ टॉपिक एनसीईआरटी के हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं जल्द इसके लिए भी एक नया वीडियो लाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको ये बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड, क्योंकि अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी है, केवल डिपेंड बुक्स पर है, तो उस विषय में भी जल्द 2-4 दिन में ऐसा वीडियो डालूंगा। बायो हमारी यहाँ से क्लियर हो रही। इसके साथ साथ हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक है बायो की, ऑब्जेक्टिव बुक, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न सारे दे रखे। तो आप यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई दोहरा नहीं है कि आप उस पुस्तक से बाहर जाने का, मैं खुद इस पर कार्य कर रहा हूँ। बुक आपके है, अभी जून के अंदर इसकी एक द्वितीय संस्करण भी तैयार करूंगा, क्योंकि कुछ एक प्रश्न हैं जो रह गए थे उस बुक में, मैं नहीं दे पाया, व्याख्या की कमी रही, उनको और भरपूर आपको अच्छे से मटेरियल देंगे तो आप उससे बाहर नहीं आएगा आप बायो, क्योंकि उससे हमें बेसिक पता चल जाएगा कि ये टॉपिक डिमांड क्या है इस टॉपिक की। जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी का जैसे टेस्ट है, उसमें हम कवक है, सेवाल है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए, तो आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अब हम तीसरा सब्जेक्ट इसमें देखें। अब मैं यहां देखूं तो बायो में यदि नॉर्मली आप करते हैं, क्योंकि प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहता है, तो आप यहां भी 30 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप 30 के आसपास पहुंच सकते हैं इस तरीके से, केवल इतना पढ़ते हैं। तो हम कुल मिलाकर 30+30 हम 60 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। बातों ही बातों में हम 60 तक पहुंच चुके। अब हमारा एक सब्जेक्ट अभी भी बकाया है, तीसरा सब्जेक्ट मैं देखूं टीचिंग मेथड।
ये लो, ये मैंने यहाँ टेलीग्राम का नाम लिख दिया। अब देखो तीसरा सब्जेक्ट जैसे टीचिंग मेथड है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट रखें आप, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक बुक जो आपको मैंने एक बार मंगल एस मंगल की बुक बता रही थी उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई बीएड वगैरह की बुक आपके पास है या कोई लक्ष्य वगैरह की गाइड है उसमें भी टीचिंग मेथड पीछे दे रखे हैं, वहां से कोई भी एक ले लो आप, मंगल की जो चल रही है वो ले लो। उसमें जो हमारे आज तक के 6-7 एग्जाम हो चुके हैं उनके जो प्रश्न हैं, लगभग 200 के प्लस प्रश्न हमारे आ चुके हैं, हर पेपर में 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो 200 के आसपास वो प्रश्न है वो देख लो। उसमें जो ऑब्जेक्टिव बुक में प्रश्न दे रखे हैं उनको देख लो, और हमारे जो टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं उनको आप देख लें, तो निश्चिंत रूप से हमारा जो टीचिंग मेथड है उसमें आप 15 प्लस के आसपास जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 30 प्लस 30 मिनिमम है, ये प्लस 15 प्रश्न, ये काम हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो हम 75 प्रश्न पर हमारा टारगेट पहुंच चुका है। 75% आप इस हिसाब से आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे 3 नंबर पे जो अभ्यर्थी ये चाहते हैं, यदि इतना नंबर आपका आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। इसके अलावा जो अभ्यर्थी चौथे सब्जेक्ट के रूप में जैसे फिजिक्स है, अच्छे सब्जेक्ट है आपका, यदि रहा हुआ है, नीट वगैरह की आपने तैयारी कर रखी है, या जैसे कोचिंग के द्वारा आपका अच्छा है, तो आप उसमें भी कोशिश करें कि कुछ एक यूनिटें जो थ्योरेटिकल हैं, 6-7 यूनिटें, ऐसा ऐसा वीडियो भी मैंने डाल रखा है कि जो बिल्कुल थ्योरेटिकल यूनिट है उन पर आप काम कर सकते हैं। वो यूनिट आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप, हमारे ज़्यादा नहीं तो 5 प्रश्न भी उनमें से आते हैं, तो हमारा जो टारगेट है 80 के आसपास पहुँच रहे हैं। 80 प्रश्न जो एक अच्छा स्कोर है, 80 प्रश्न हमारा यदि पहुंचता है तो निश्चित रूप से हम अच्छे स्कोर की ओर है। अब ये आपका इतना हो गया फर्स्ट सेकंड पेपर के बारे में। अब आप जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें हम एवरेज 55 से 60 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, तो ये आप लेके चलें तो आपका ये जो क्राइटेरिया है 0, ये हमारा जा रहा है 280 के आसपास, जो बिल्कुल एवरेज है, आसान है। कोई 280 नंबर मतलब आपके बिल्कुल हाथ में, आप 6 महीने भी तैयारी कर लेते हैं, बचे हुए जो 6 महीने हैं उसमें निश्चित रूप से 280 प्लस आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी, अब मैंने तो ये मिनिमम बताया आपको 30-30, कुछ अच्छे अभ्यर्थी भी हैं जिनके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप 30 की जगह 35-36 पर भी जा सकते हैं यदि आपने अच्छे से। मेरा कहने का मतलब है कि आप 2 सब्जेक्ट, इन 2-3 सब्जेक्ट इनको जकड़ लें। एक को तो बहुत अच्छे से जकड़ना है जैसे केमिस्ट्री को, उसके बाद यदि इन सब्जेक्ट में डामाडोल स्थिति होती भी है तो भी आप संतुलन नहीं खोएंगे, आप इस परीक्षा के अंदर बने रहेंगे, इस मैदान के अंदर डटे रहेंगे, बने रहेंगे, आप बाहर नहीं होंगे, आउट नहीं होंगे। आप इस तरीके से यदि पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमारी क्लियर नहीं है पहले हम उन चीजों को पढ़ते हैं, और कुछ इधर उधर हमारे जैसे साथी हैं वो भ्रमित कर देते हैं कि नहीं भैया इस सब्जेक्ट के बिना तो नहीं होगा, तो बच्चा बेचारा इधर उधर उलझता हुआ लास्ट में गेम को खत्म कर देता है, छोड़ देता है कि यार अपना तो होना तो है नहीं, इस सब्जेक्ट अपना है नहीं, चलो अपने उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हकीकत जो स्थिति है वो ये है आपके सामने, बिल्कुल जीरो। और अच्छा एनालिसिस है, आप इस तरीके से, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, देखो मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, किसी का देखा देखी नहीं कर रहा हूँ, किसी के कहने पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी से। इस प्रकार विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि अभ्यर्थी भ्रमित ना हो, अभ्यर्थी सही जगह रहे, सही मार्गदर्शन में रहे, ताकि बिना किसी हिचकिचाहट के वो सिलेक्ट हो। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बेसिक आइए, बेसिक तरीके से आपको बिल्कुल जीरो से जिसको बोलो मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आप इस तरीके से यदि चलेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ये हमारा था एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड का विषय के बारे में भी, किन विषयों को किस प्रकार से समय दें। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे, है हमारा कि दोनों विषयों को एक साथ, जैसे फर्स्ट पेपर भी है, अब ये चीजें अलग अलग हैं कि फर्स्ट पेपर में हम टाइम ज्यादा दें, सेकंड पेपर में ज्यादा दें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो अलग है थोड़ा सा, सेकंड पेपर का जो समय है वो थोड़ा सा अलग है। आप दोनों को अलग अलग तरीके से गेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों को समय वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब हमने इस प्रकार से एनालिसिस किया है तो हमें फर्स्ट पेपर को भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट पेपर भी अपने आप में एक बड़ा स्कोर लाने के लिए है। फर्स्ट पेपर में अलग से बात करूंगा, हालांकि फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि 60 प्लस का आपको टारगेट इसके अंतर्गत रखना है। दोनों को मैनेज करने के लिए आपको इस प्रकार से अपना जो टाइम टेबल है सेट करना है कि आपका जो टाइम टेबल है वो कम से कम आपका 12 से 15 घंटे का होना चाहिए। इस टाइम 12 से 15 घंटे यदि आपका समय निकल रहा है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। और आप अभी इस समय के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं डेली। तो आप यदि 10 घंटे आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे,
क्योंकि नंबर की बात करूं तो वो 300 का है और ये 200 का है, उसमें तो कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है, फिर भी हम 50 मान के चल रहे हैं। आप 4 से 5 घंटे भी फर्स्ट पेपर को दें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर अच्छा है, अब हम उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। कई अभ्यर्थी क्या सोचते हैं कि चलो हम इसके थ्रू हम सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा उसमें सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सेकंड पेपर साइंस अच्छा है तो आप जीके वाले पेपर को भी साथ लेके चले, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चिंत रूप से उसमें योगदान है फर्स्ट पेपर का, और आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। बेसिक से राजस्थान जीके है, इंडिया में पॉलिटिकल वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स है, तो आप उनको पढ़ते हैं तो 60 प्रश्न, साइकोलॉजी है 60 प्रश्न के आसपास आप आराम से ला सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। 60 की तुलना में 55 भी आते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये आप मान के चलें निश्चिंत रूप से। अब इसके बाद हम देखें, अब हम एक चीज मैं भूल गया था, इसमें थोड़ा छूट गई कि बीएससी, ये शब्द भी काफी परेशान करता है कि आधा दिन या आधा समय हमारा ये भी खराब कर देता है कि सर हम बीएससी वाला कहाँ से पढ़े। अरे यारो, बीएससी की तुलना में आप 11वीं 12वीं का तो अच्छे से करो, क्योंकि इस सिलेबस का जो पैटर्न है वो सारा 11वीं 12वीं लेवल का है। बीएससी नाम जरूर लिख रखा है, लेकिन पेपर के अंदर आप जब पुराने पेपर देखें, प्रश्न आपको ऐसा 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बीएससी लेवल से होंगे, वो आपके 11वीं 12वीं बेसिक से भी सही हो सकते हैं। जो केवल बीएससी में है उनकी भी मैं अलग से वीडियो के माध्यम से बात करूंगा, केवल 5-7 टॉपिक हैं जो केवल बीएससी के अंदर है, बाकी सारी चीजें अपने 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो इस शब्द को तो आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 11वीं 12वीं का जो मैटर है, बीएससी में जो मैटर दिया हुआ है वो आपका 11वीं 12वीं में भी है, तो आप आराम से निश्चिंत रूप से 11वीं 12वीं के अंदर जो चीजें हैं क्लियर है उनसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बीएससी शब्द को आप भूल जाएं तो भी कोई समस्या नहीं है, केवल 11वीं 12वीं का जो मैटर है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस सिलेबस का एनालिसिस मैंने किया है। जो अभ्यर्थी अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी हमारे पास समय है, ठीक 6 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, आप इस तरीके से एनालिसिस करें और अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर नियमित रखें। नियमित रखने के लिए हमने जैसे आपको बताया था लास्ट के अंदर कि मैंने भी इसके लिए आपका नियमित आप किस प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा है लगातार 2 महीने पढ़ सकता है, 1 महीने पढ़ सकता है, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है, रुक जाता है। कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, मैंने आपको बताया था 70 से 80% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एवरेज हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए समस्या ये आती है कि वो बच्चा रेगुलर नहीं रह पाता है, नियमित नहीं रह पाता, कोई ना कोई, कभी कोई न्यूज आ गई, कभी कोई न्यूज आ गई, तो वह बच्चा वहां से भ्रमित हो जाता है। तो उससे रुकने के लिए हमें, जैसे मैं मेरा कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैंने इसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, आप सबको पता है, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम सिलेबस को अच्छे तरीके से, आपका जो सिलेबस है उसको हमने 20 भागों में जैसे बांट रखा है, 20 टेस्ट पूरे सिलेबस के रख रखे हैं। चाहे आपने कोचिंग कर रखी है नहीं कर रखी है, आपको ठीक 5 महीने के अंदर हम उस सिलेबस का 3 से 4 बार रिवीजन करवा रहे हैं। आप 5 महीने बिल्कुल बंद जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद भी होगा, याद नहीं होगा तो आप एक बार नहीं पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ के आएंगे, आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा, आपका समय खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें एक टारगेट मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया। हमारी जो मानव जाति है इसकी एक विशेषता है मानवीय कि हम जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं हो, दबाव नहीं हो, तो हम जब तक काम नहीं करते उतना अच्छे तरीके से। अब हमारे पास हर 7 दिन का टारगेट है, हर 7 दिन के बाद आपके ये टॉपिक तैयार होंगे बच्चों की तरह, जैसे हम 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से एक शेड्यूल बनाया रखा है कि उसमें 6 से 20 टेस्ट हमने पूरे रख रखे, 19 से 20 टेस्ट। उन टेस्ट के माध्यम से आपका जो सिलेबस है उसका 4 से 5 बार रिवीजन हो रहा है। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर उनका एक रिवीजन होगा, फिर टॉपिक वाइज, फिर रिवीजन, और लास्ट में आपके बड़े टेस्ट होंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम जब खुद पढ़ते हैं तो शायद इस तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि जब व्यक्ति खुद करता है तो कभी किसी टॉपिक को पढ़ लिया रेंडमली, कभी किसी को पढ़ लिया, कभी किसी को पढ़ लिया, तो वो पूरा मैटर क्लियर नहीं कर पाता है। तो आप उसकी तुलना में इस शेड्यूल के माध्यम से आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चिंत रूप से आप उसको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धैर्य तरीके से आप उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर दबाव प्रेशर नहीं होता है तो आप उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। तो इस बहाने से आपका जो सिलेबस है वो निकलेगा। उसके बाद हम इस पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं आपको, वीडियो सॉल्यूशन, जो राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जो रेगुलर नियमित आपको सॉल्यूशन दे रही है हर पेपर का। तो उससे बच्चा क्या है कि जो चीजें हमारे को नहीं आ रही है, जैसे हम प्लांट टेक्सोनॉमी है या कोई फिजिक्स की यूनिट है, बायो की यूनिट है, उसमें 45 जो प्रश्न है उसके हर एक ऑप्शन पर हम एनालिसिस करेंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये है।
तो उस कारण बच्चे का क्या कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। उसके बाद आप उससे कई चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी, आप खुद उस प्रश्न को देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपका वो टॉपिक जो एक बार हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं, वो सुना हुआ या देखा हुआ या उलझा हुआ जो प्रश्न है, वो यदि आपका एक बार सही हो गया तो वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। यदि एक बार मान लो पेपर में गलत हो गया तो आपका वो क्या हो गया, पक्का हो गया। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम इसमें डालते हैं, तो आपका जो एनसीईआरटी सार संग्रह वो भी इसके अंदर तैयार हो जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चा बहुत शानदार तरीके से सीखता है, अच्छे से सीखता है। इसकी हम नई शुरुआत भी करने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम पहले इसको कवर नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले जो हमारा रीट पात्रता परीक्षा थी उस कारण बहुत से बच्चे इससे नहीं जुड़ पाए। अब इसके लिए हम 23 तारीख से पुनः इसको शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन टेस्ट सीरीज के रूप में, जो आपको कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। आप शेड्यूल में जो हमारा ये एप्लीकेशन है वहां जाकर आप रिवीजन टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसमें सारी चीजें, पूरा शेड्यूल दे रखा है। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, जयपुर में इसका सेंटर रखा गया है, जोधपुर में इसका सेंटर है, सीकर में है और सूरतगढ़ के अंदर इसका सेंटर है, तो वहां आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से, जैसे इसका पहला शेड्यूल भी यही है, ये सारी चीजें आपको इस शेड्यूल के अनुसार रहेंगी। ये इसका पेपर रहेगा, इस प्रकार से आपको पूरे करने हैं। इसका सॉल्यूशन मिलेगा केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, टीचिंग मेथड में, ये आपकी इस प्रकार से सारे पेपर रहने वाले हैं। दूसरा शेड्यूल जैसे इस प्रकार से रहेगा, तो इसमें आप इससे जुड़ सकते हैं सीधे। ये हमारी जो पुस्तक है, आप तक अभी में हम बात भी कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, किस प्रकार से ये पुस्तकें हैं वो आपको लेनी है। इसी तरह ये बायो की पुस्तक है, इनको लेने के लिए आपको प्रोसेस दिया हुआ है, आप ऑनलाइन माध्यम से सीधा मंगवा सकते हैं। पूरा आपको ये प्रोसेस दे रखा है, दोनों पुस्तक है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, इन मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं शाम को 4:30 से 8 बजे तक। तो ये सारी चीजें हैं, निश्चित रूप से आप यदि अच्छे से कवर करेंगे तो आपको इन चीजों का फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन आपको इसके लिए धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको आज ही एक ही दिन के अंदर हम बहुत कुछ गेन कर लें। तो बाकी आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आगे हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कौन से राजस्थान बोर्ड की पुस्तक से पढ़ने। तो आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।